जिसको आय एवं रोजगार का सिद्धांत बोला जाता है केन्स का। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो देखेंगे क्या कि 1929-30 में जो महामंदी आई थी, ठीक है, महामंदी जब आई तो जो क्लासिकल थ्योरी था, इसके बाद क्या हुआ कि क्लासिकल थ्योरी पर से लोगों का भ्रम टूट गया। जो विश्वास था कि नहीं रोजगार का सिद्धांत तो वही सिद्धांत है, तो इस मंदी के पश्चात क्या हुआ कि सभी अर्थशास्त्रियों पर जो विश्वास जमा था क्लासिकल थ्योरी पर वो टूट गया, जो भ्रम था वो टूट गया। और इसी भ्रम के टूटने के आलोक में केन्स क्या किए कि 1936 में अपनी एक पुस्तक लिखे जनरल थ्योरी। आप लोग पूरा नाम जानते होंगे, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये 1936 में लिखे और इसी में क्या किए कि क्लासिकल थ्योरी का आलोचना किए और अपना जो मॉडर्न थ्योरी था रोजगार के लिए उसको वो दिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये क्या किए कि जो भी क्लासिकल टूल्स थे, ठीक है, क्लासिकल टूल्स में हम क्या बताए थे, जैसे मजदूरी दर, कीमत सिद्धांत, उसके बाद मजदूरी दर, कीमत सिद्धांत और ब्याज दर, ये सब टूल्स था ना। इसी के माध्यम से ना क्लासिकल थ्योरी पूर्ण रोजगार की स्थिति की बात करता है। तो उसमें था कि क्लासिकल थ्योरी में था कि अति उत्पादन और बेरोजगारी सामान्य स्थिति में नहीं पाई जाएगी। ठीक, कोई ऐसा असामान्य स्थिति होगा तभी अति उत्पादन होगा या बेरोजगारी पाई जाएगी। तो उस चीज़ को केन्स महोदय अपने इस पुस्तक में तोड़ दिए, बोले कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने क्या किया कि जो क्लासिकल थ्योरी में ब्याज दर, मजदूरी दर, कीमत सिद्धांत, ये सब टूल्स था ना, तो इसके स्थान पर केन्स क्या किए अपने सिद्धांत में कि वो ला दिए पूंजी की सीमांत उत्पादकता, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, उपभोग प्रवृत्ति, विनियोग, ये सब नया नया चीज़ वो ला दी है अपने सिद्धांत में। यानी क्लासिकल थ्योरी जिस टूल्स पर आश्रित था, आधारित था, उसको क्या किया केन्स, क्या किए कि हटा दिए और उसके जगह पर पूंजी की सीमांत उपभोक्ता, उपभोग प्रवृत्ति, विनियोग, ये सब टर्म ला दिए। विनियोग हो गया, उसके बाद मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग एवं पूर्ति, ये सब टर्म ये अपने सिद्धांत में लाए और इसी सब टर्म के आधार पर वो प्रूफ किए हैं कि एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति कब पाई जाती है। ठीक, और चूंकि इस सिद्धांत को आय का भी सिद्धांत बोला जाता है तो इसको हम नीचे समझा देते हैं कि आय का सिद्धांत इसको क्यों बोला जाता है। इतना तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये हम लोग जब आएगा क्वेश्चन कि केन्स के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें या व्याख्या करें तो जितना हम बोले हैं वो हमारा पहले पैरा में होगा। 4-5 से 6 लाइन में आप लोग कैसे कंक्लूड करते हैं, ये पहले लाइन की बात हो गई। क्लियर हुआ? पहले केन्स क्या किए कि क्लासिक पहले लिखेंगे कि 1929-30 की महामंदी के बाद जो क्लासिकल थ्योरी था उसका भ्रम लोगों में टूट गया, लोगों दैट मीन की अर्थशास्त्रियों में टूट गया। इसी परिप्रेक्ष्य में 1936 में केन्स महोदय ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखी, जिसमें उन्होंने रोजगार का जो सिद्धांत दिया उसको केन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत बोला गया। इस सिद्धांत में केन्स महोदय क्या किए
कि जो भी क्लासिकल टूल्स थे उसको हटा दिए और जो भी नए टूल्स लाए वो निम्न टूल्स लाए, और इस आधार पर वो क्या किए कि मॉडर्न जो रोजगार का थ्योरी दिए, इस टूल्स के आधार पर मॉडर्न यानी कि नए आयाम रोजगार का सिद्धांत जो दिए इन टूल्स पर दिए। इसके नीचे जस्ट लिखते हैं हम लोग कि वो बोला था ना कि सामान्य परिस्थिति में अति उत्पादन या बेरोजगारी की स्थिति नहीं मिलती है। उस स्थिति को केन्स महोदय ने कहा कि रोजगार की जो स्थिति होती है प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। कभी कभी सवाल पूछ देता है, लिख देगा कि केन्स का आय एवं रोजगार सिद्धांत का वर्णन करिए, नहीं लिखेगा, स्टेटमेंट दे देगा कि रोजगार जो है प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, सत्यापित करें या व्याख्या करें, तो वो समझ जाइए कि केन्स के सिद्धांत को हमको लिखना है। बात समझ में आ रही है? केन्स का सिद्धांत का मूल बिंदु है कि रोजगार जो है, आय एवं रोजगार जो है प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। जैसे क्लासिकल थ्योरी का ऋण क्या था, से का बाजार नियम था ना कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, वैसे ही केन्स के सिद्धांत का मूल जो है वो है कि आय एवं रोजगार किस पर निर्भर करता है, प्रभावपूर्ण मांग पर। तो इसके बाद हम लोग लिख देते हैं कि केन्स का जो सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। इतना क्लियर हो गया? अब हमको देखना है कि प्रभावपूर्ण मांग क्या होता है ना। निर्भर करता है। हमको इसी चीज़ को समझना है और इसी पे पूरा केन्स का थ्योरी है। अब केन्स कहते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग पे निर्भर करता है, तो प्रभावपूर्ण दायित्व की अर्थव्यवस्था के रूप में लेंगे तो कुल प्रभावपूर्ण मांग पर राष्ट्र का आय और रोजगार निर्भर करता है। तो प्रभावपूर्ण मांग का अर्थ होता है कि सामर्थ्य क्षमता के साथ मांग उत्पन्न हो तो वो प्रभावपूर्ण मांग कहलाता है। ठीक, सामान्य भाषा में जान लीजिए लोग कि सामर्थ्य क्षमता के अनुकूल आपका मांग जो उत्पन्न हो रहा है वहीं प्रभावपूर्ण मांग है। यानी कि आप उस लायक हैं कि किसी वस्तु को खरीद लीजिएगा, तो जब उस लायक हैं या खरीदने लायक हैं तब आपका जो मांग होगा वो प्रभावपूर्ण मांग होगा। क्लियर हो गया? तो इसी चीज़ पर क्या कहते हैं कि रोजगार भी डिपेंड करता है और आय भी डिपेंड करता है। अब इसमें दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो रोजगार जो बढ़ेगा वो जहाँ उसको पूर्ण स्थिति जानी चाहिए वहाँ चला जाएगा। ठीक, अगर प्रभावपूर्ण मांग में कमी होगी तो हमारा रोजगार भी क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग में कमी होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, छंटनी होगी, छंटनी होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसलिए इस सिद्धांत को न्यून मांग थ्योरी सिद्धांत भी कहा जाता है, सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक,
क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाइए हम ये प्रभावपूर्ण मांग आय और रोजगार को कैसे डिफाइन करता है। तो प्रभावपूर्ण मांग बराबर, जिसे यहाँ कुल आप लोग लिख लीजिएगा, इतना भी लिखिएगा तो ये अंडरस्टूड है कि जब भी हम प्रभावपूर्ण मांग की बात कर रहे हैं केन्स के थ्योरी के अनुसार तो पूरे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रभावपूर्ण मांग बराबर क्या हो जाएगा, कुल उत्पादन होगा, कुल उत्पादन, और जितना कुल उत्पादन होगा वही ना हमारा कुल आय हो जाएगा। तो ये हो गया कुल आय। कुल आय मतलब राष्ट्रीय आय। अब जो कुल आय होता है वो दो तथ्यों के बराबर होता है। जो भी हम उपभोग करेंगे तो व्यय करेंगे। अब व्यय दो रूप में होगा, एक उपभोग व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय, यही ना होता है। जैसे उपभोग व्यय जैसे हम लोग जो खरीद रहे हैं, और पूंजीगत व्यय जो कंपनियां खरीद के इन्वेस्ट कर रही है। तो ये हो जाएगा उपभोग व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, ठीक। और इस स्थिति में जितने रोजगार की स्थिति होगी वही हमारा हो जाएगा पूर्ण रोजगार। एक लाइन में हम केन्सियन थ्योरी को डाल देते हैं, ठीक। अब इसी सब चीज़ को हमको समझना है। जितना हम लोग यहाँ माथापच्ची किए हैं ना, इसी चीज़ को अब वर्णन करते रहना है, ठीक। अब देखिए कुछ मान्यता लेके चले हैं केन्स महोदय, तो मान्यता इनका कुछ लिख लीजिए लो, ठीक। मान्यताएं, पहला इनका मान्यता है कि ये अल्पकालिक सिद्धांत है या अल्पकालिक सिद्धांत है या अल्पकाल पर ये आधारित है, ठीक। दूसरा बोलते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तीसरा बोलते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। चौथा बोलते हैं कि तकनीकी एवं पूंजी स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा है कि ये पूर्णात्मक धारणाओं यानी एग्रीगेट एस्पेक्ट पर आधारित है,
न कि सापेक्षिक धारणाओं पर। यानी कि रिलेटिव एस्पेक्ट्स। छठा है कि बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था है, यह मुख्य इनकी मान्यता है जिसके आधार पर केन्स महोदय अपना सिद्धांत दिए हैं। हो गया। ठीक। अब इतना हम लोग जान गए। क्या क्या जाने? पीछे का थोड़ा हिस्ट्री लेके ऐड किए। उसके बाद हम जाने प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग कैसे आय और रोजगार को प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद हम जाने इसका मान्यता क्या है। ठीक। तो चूंकि ये जो सिद्धांत दिए थे केन्स, ये विकसित देशों के लिए दिए थे। ठीक है। विकासशील देशों के लिए नहीं दिए थे। जैसे कि इस सिद्धांत के विषय में कहा भी जाता है कि यह विदेशी या ऐसा बीज है जो विदेशी धरती पर बोया जाए तो मुरझा जाएगा, मुरझाने से पहले जहरीला बन जाएगा। लेकिन इंग्लैंड जैसे धरती पर इसको बोया जाए तो बीज भी अच्छा रहेगा, स्वच्छ भी रहेगा और छाया और फल दोनों देगा। तो निश्चित रूप से ये सिद्धांत विकसित देशों के लिए था। तो विकसित देश में एक सामान्य परिस्थिति पाई जाती है जिसको आधारभूत सिद्धांत बोला जाता है कि जब आय बढ़ती है ना तो उपभोग भी बढ़ता है। ठीक है। लेकिन आय के सापेक्षिक माने आय के बराबर नहीं बढ़ता है, आय से कम बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम विकसित देश के हैं तो हमारी बहुत सी आवश्यकताएं पूरी हो गई है। ठीक। तो जब जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी उस रेशियो में हमारा उपभोग नहीं बढ़ेगा। तो उपभोग नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारा बचत हो गया। जितना उत्पादन हो रहा है उस पर हम व्यय नहीं कर पा रहे हैं। तो उत्पादन और उपभोग के बीच में गैप बनना शुरू हो गया कि नहीं? तो जो गैप बनना शुरू हो जाता है उससे क्या होता है कि बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे विकासशील देश की क्या है कि यहाँ तो हमारी इच्छाएं ही इतनी है कि उसके अनुसार हमारे पास आय नहीं है। तो जैसे आय आएगा हम उसको खर्च कर देंगे। खर्च करने के बाद भी हमारी बहुत आवश्यकताएं बची रहेगी। तो यहाँ बचत की कोई संभावना नहीं बनती है। ठीक है। लेकिन विकसित देश में क्या होता है? संभावना रहती है। जो राशि आय बढ़ता है उस आय को पूर्ण रूप से खर्च किया जाएगा तब ना उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ेगा, फिर उसी अनुपात में रोजगार बढ़ेगा। तो वैसा स्थिति नहीं हो पाता है जिसके कारण क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ जाती है। और उसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए केन्स महोदय क्या बोलते हैं कि इसको विनियोग के माध्यम से क्या किया जाए? बांटा जाए। जब तक निवेश नहीं होगा तब तक क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ी रहेगी। तो इस आधारभूत सिद्धांत के आलोक में भी इस सिद्धांत का हम लोग व्याख्या करते हैं। यानी कि यही सिद्धांत बोलता है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है, ये कारण बता देता है। ठीक है। और उसी कारण को दूर करने के लिए केन्स महोदय अपने सिद्धांत में बोले हैं
कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है या मंदी उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में वहाँ पर तो उपभोग आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जब हम भर पेट खा लिए हैं तो हमारे सामने कुछ भी रखिएगा तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो निश्चित रूप से वहाँ हम उपभोग नहीं बढ़ा सकते हैं, तो क्या बढ़ाएंगे? हमारे हाथ में क्या है? विनियोगे ना है जी, हाँ, निवेशे ना बढ़ा सकते हैं। ऐसे भी केंस बाहरी हस्तक्षेप की बात करता है, तो उसका हस्तक्षेप कहने का अर्थ क्या होगा कि सरकार इसमें भूमिका निभाए। तो निवेश कौन करेगी? सरकार करेगी। अब आइए, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग जो होता है, इसको दो तत्व प्रभावित करते हैं या दो तत्व निर्धारित करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, पहला कहते हैं कुल मांग फलन और दूसरा कहते हैं कुल पूर्ति फलन। इसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। इसी को आप लोग देखिएगा ADF लिखा जाएगा। इसको बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। इसको बोला जाएगा ASF, ठीक। जैसे कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है ना, समझ लीजिए लो बात, वैसे ही प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन के माध्यम से होता है। जहाँ पे इन दोनों के माध्यम से संतुलन की स्थिति होगी, वहीं पे पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाएगी और वहीं पे कुल उत्पादन स्टेबल होगा और वहीं कुल राष्ट्रीय आय उस देश का होगा। जैसे हम लोग मांग और पूर्ति कीमत निर्धारित करते हैं ना जी, ये कीमत हुआ ना, तो इस कीमत के निर्धारण में कौन है? दो चीज़, मांग और पूर्ति। तो हम बोल दिए हैं कि केन्स के सिद्धांत का मूल की क्या है? प्रभावपूर्ण मांग। ये घटेगा तो रोजगार घटेगा, ये बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो इस बिंदु को हम, जहाँ संतुलन में ये बिंदु होगा, वहीं पे ना रोजगार हमारा पूर्ण होगा। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे पूर्ण रोजगार होगा, वहीं पे देश की आय भी निश्चित होगी और वहीं पे पूर्ण रोजगार भी होगा। यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य था कि जैसे कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति को लेते हैं, वैसे ही प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण में कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन को लेते हैं। अब हमको समझना है कि कुल मांग फलन क्या है और कुल पूर्ति फलन क्या है। पहले समझा देते हैं, तब दो दो लाइन लिखवाएंगे इसमें। एक नंबर